अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप वालों के लिए मैं लाया हूँ आदमजी कॉलेज का प्रीलियम पेपर। अपने साथ बुक और कोई रजिस्टर रख लें ताकि आपको आज का लेक्चर लेने में मज़ा आए। आदमजी प्रीलियम पेपर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इस सेंस में कि बॉयज़ का टॉप कॉलेज है, तो इसको जो है अहमियत दीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आज क्या क्या कराऊंगा आपको, थोड़ा फास्ट पेस पे कराऊंगा। इम्तिहान बिल्कुल करीब आ चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे। MCQs कराऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको सेक्शन B और C में जो न्यूमेरिकल्स बुक के अलावा आए हैं वो कराऊंगा। तो अपने साथ जो है कुछ रख लें। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 MCQs आएंगी। मैंने आपकी आसानी और सहूलत के लिए लेफ़्ट पे चैप्टर नंबर लिख दिए हैं। आप इसकी स्नैप भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुन लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। सर्किल का मतलब ये होगा कि ऐसी MCQs जो बुक से एक्सरसाइज के अलावा हैं, ठीक है। पहली MCQ में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 20 ग्राम कैल्शियम। ये बुक की वर्ड टू वर्ड है। आप समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा वो लेक्चर वीडियो का ले सकते हैं जिसमें MCQs एक्सप्लेन होते हैं चैप्टर 1 के। उसमें मैं इसको समझाया हुआ भी है। 20 ग्राम कैल्शियम के मोलर मास का हाफ होता है, तो सल्फ़र का 32 का जो हाफ होगा वो सेम नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। दूसरे में लिखा हुआ है, चैप्टर 2 का है कि लाइन स्पेक्ट्रम इज़ यूज एज अ टूल। किस काम आता है, ये भी वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का है। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके देखिएगा। इसमें ये एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए फिंगरप्रिंट के तौर पे काम आता है। चैप्टर 3 कोवेलेंट बॉन्डिंग का चैप्टर है, उसकी तीसरी वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज से दी उन्होंने। कह रहे हैं कि इथाइन मॉलिक्यूल हैज़ हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कि इथाइन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। इसकी भी अंडरस्टैंडिंग पूरी समझा के मैंने करवाई है, उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि रिपीटेड है तो मैं आपका टाइम डबल ना लगाऊँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। अच्छा, आप देखें फोर्थ पे जो लिखा हुआ आया ये एक्सरसाइज में नहीं है। वैसे तो ये प्रैक्टिकल है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है, पर्पल होता है। लेकिन इसके लिए मैंने आपके लिए एक काम किया है। पेज नंबर 171 बुक का देखिएगा आप लोग, इसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये देखें, मैं आपको फ़ायदा भी दिला रहा हूँ। ये देखें, ये पूरा जो है आपके पास लिस्ट है। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल्फिथिलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, मीडियम में उनके क्या कलर आते हैं। इस चार्ट को, टेबल को कर लीजिएगा तो कोई भी MCQs आएगी तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 171 पर। उसके बाद वर्ड टू वर्ड फिर आ गई MCQs बुक की। चैप्टर 4 गैसियस स्टेट, चैप्टर 8 था एसिड बेस सॉल्ट। इसमें कहा जा रहा है कि अगर केल्विन टेम्परेचर को डबल कर दें और प्रेशर को रिड्यूस कर दें हाफ पे, तो क्या हो जाएगा गैस का। अगर आपने जनरल गैस इक्वेशन और बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा हो तो इसका है ये 4 टाइम्स हो जाएगा। इसकी भी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाके लेक्चर देख सकते हैं। वैसे ही इसकी कहानी ये थी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू T और V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। उसके बाद चैप्टर 2 का दोबारा से एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यूज 3D ऑर्बिटल की क्या होती हैं। तो अब ये 3N हो गया और D का जो है वो L2 होता है। तो ये भी एक्सरसाइज में मैंने समझाया है कि N और L कैसे तय करते हैं। ऐसा लिक्विड जिसका मैक्सिमम सरफेस टेंशन हो। अच्छा, ये भी जो है वो एक्सरसाइज की नहीं है। चैप्टर 5 लिक्विड स्टेट है। इसके लिए मैं आपको एक पेज नंबर बता रहा हूँ, जाके देखिएगा। इसका जवाब तो है कि मैक्सिमम सरफेस टेंशन मरकरी की है। लेकिन पेज नंबर 114 और 113 देखिएगा, इसमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटीज़ की लिस्ट बनी हुई है पेज नंबर 114 पे और 113 पे। इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये देखें, ये आपको अगर नज़र आ जाए
तो ये देखें लिस्ट बनी हुई है पेज नंबर 114 पे सरफेस टेंशन की। इसमें मरकरी के सामने सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, सबसे लीस्ट का भी आ जाता तो वो गैसोलीन या एसीटोन यानी ऑर्गेनिक जो लिक्विड्स होते हैं वो। इससे बैक पेज पर विस्कोसिटीज़ की लिस्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये जो है हैंडी बात बता रहा हूँ आपको कि जो इस तरह की MCQs हैं उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें। उसके बाद चैप्टर 6 सॉलिड स्टेट का वर्ड टू वर्ड आया हुआ है कि एक्सरसाइज का कि सोडियम क्लोराइड जो एक आयनिक सॉलिड है उसमें कितने सोडियम और कितने क्लोराइड आयन्स होते हैं। तो इसका जवाब है 4 4 होते हैं। तफसील के लिए इसकी भी आप जाके लेक्चर वीडियो देख सकते हैं MCQs एक्सप्लेन्ड की। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स का ही एक आया हुआ है कि रेडियस ऑफ जिंक पॉजिटिव आयन और सल्फाइड नेगेटिव आयन, इनके रेडियाई यानी आयनिक साइजेस दिए हुए कह रहे हैं इनका रेशियो क्या होगा जिंक सल्फाइड क्रिस्टल बनाने में। अच्छा ये जो है अब ज़रा एक फॉर्मूला अपने पास लिखना है कि ये जो रेडियस रेशियो होता है ये एक फार्मूले से निकलता है। रेडियस रेशियो निकलता है किस फार्मूले से भाई? जो पॉजिटिव होता है उसको कैटायन कहते हैं, कैटायन साइज, इसको आप डिवाइड कर दें एन आयन साइज से। तो इससे जो है दो चीज़ें तय होती हैं, एक तो रेशियो आ जाता है और दूसरे नंबर पर ज्योमेट्री भी तय हो जाती है उस मॉलिक्यूल की। अब जैसे आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 0.74 डिवाइडेड बाई 1.84। SD मोड दबाएंगे तो डेसिमल कर देगा। ये देखिए आया 0.402, बता गया। मुख्तसर ये है कि अगर आपको कभी रेडियस रेशियो निकालने का आएगा तो आप कैटायन उल्टा मत रख दीजिएगा, पॉजिटिव वाले आयन को कैटायन कहते हैं, इसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एन आयन या नेगेटिव रखेंगे और इससे ज्योमेट्री भी तय हो जाती है मॉलिक्यूल की कि कैसा होगा। इसके लिए मैं आपको एक वैसे पेज नंबर बताया दूँ क्योंकि माशाल्लाह मेरे साथ मुझे यकीन है कि A1 वाले पोजीशन होल्डर हर तरह के स्टूडेंट होंगे, उससे उनको फ़ायदा होगा। ये देखिए पेज नंबर 129 पर है ये वाला। अगर आप चार्ट देखेंगे ना कि किस रेंज में अगर ये रेडियस रेशियो आ जाता है तो उसमें ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, प्लेनर हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल सेंटर्ड हो जाएगी या बॉडी सेंटर्ड हो जाएगी। ये इसको देखिएगा आप पेज नंबर 129 पर। तो सर जब आप जो है आपका वक्त ख़राब कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो फ़ायदा उठा लें उठा लें भाई। अगर चैप्टर 7 का आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम का, कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कब होता है ऐसा? ये एप्लीकेशन ऑफ केसी थी इन प्रेडिक्शन द डायरेक्शन जब हाई वैल्यू। इसके लिए आप लेक्चर देखेंगे तो आपको इसकी तफसील समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन को अगर हम स्लो डाउन करना चाहें तो किस चीज़ की मदद से कर सकते हैं? अच्छा इस वैसे तो ये एक्सरसाइज की है लेकिन इसमें भी वो चेंज कर सकता है। इसके लिए पेज नंबर 192 देख लें आप लोग जल्दी से। पेज नंबर 192 पे आपको ये मिलेगा कि ये चैप्टर 9 है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता बोर्ड का टीचर, कि किस रिएक्शन में कौन सा प्रोहिबिटर या इनहिबिटर। प्रोहिबिटर यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट जो इन्हांस करता है रिएक्शन रेट को तेज़ करता है, और इनहिबिटर जो इनहिबिट यानी रिटार्ड स्लो करता है। अब देखिए इन्होंने जो दिया था इसमें देखिए ग्लिसरीन लिखा हुआ है। अब ये आप अगर टेबल देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपको इसमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी पेज नंबर 192 पे। इसी के अंदर जो है वो रहेगा, उससे बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद जो है इससे अगली जो है वो चैप्टर 2 की एटॉमिक स्ट्रक्चर की दोबारा से बामर सीरीज जब सेकंड ऑर्बिट में वापस आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके तो बनता है। मैं इसकी भी लिस्ट पूरी मौजूद है चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर में, देख लीजिएगा। लाइमन बामर पास्टन। इसमें कौन सा एम्फोटेरिक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं यानी डुअल कैरेक्टर रखते हैं। इसको भी आप जाके चैप्टर 8 एसिड बेस सोल्ट में देख सकते हैं। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉलॉइड। चैप्टर 10 आ गया, सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स। इसमें भी आपको मैं एक मदद कर दूं, पेज नंबर 213 में पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी आपको कॉलॉइड्स की और सॉल्यूशन वगैरह की।
आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा ये देखिएगा। इसमें देखें, अब उसने मिल्क बोला है, मिल्क के सामने देखें इमल्शन लिखा है। अगर वो जो है जेली बोल दे तो आप जेल लिख देंगे, स्मोक बोल दे तो एरोसोल। इस तरह ये इन दो आखिरी कॉलम को ज़रूर देखिएगा, इसमें से वो पूछ सकता है एमसीक्यूज़ को, क्योंकि देखिए आउट ऑफ बुक नहीं जाएगा वो, ये अब मैं आपको हमारी की बता रहा हूँ। सही है। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये चैप्टर 11 आ गया, थर्मोकेमिस्ट्री। सबकी जो है 0 है सवाए एक्सेप्ट डायमंड की। इसके लिए भी आप जो है थर्मोकेमिस्ट्री की एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, वर्क डन। इसका तरीका बता देता हूँ कि सर ये कैसे तय किया आपने। जिसकी स्टेट इनिशियल फाइनल चेंज हो सके ना, जैसे P1 से P2 चेंज हो जाता है इनिशियल फाइनल, एंथैल्पी H1 से H2 फाइनल, इंटरनल एनर्जी E1 से E2 फाइनल, जैसे कभी आ जाए वॉल्यूम V1 से V2 फाइनल, तो ये सारे ना स्टेट फंक्शन है। W जो है ना वर्क डन ही है, नेट होता है ये, इसलिए ये कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता। आखिरी एमसीक्यू जो है चैप्टर 12 की है, जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कह रहे हैं कि गैल्वानिक सेल होता है फ्यूल सेल टिपिकल, जिसमें रिएक्शन हो रहा था किसका भाई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। वैसे ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको 17 एमसीक्यूज़ करा दी, 4 या 5 ऐसी थी जो समझने की भी थी, बाकी आप रट भी सकते हैं लेकिन काइंडली रटिएगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो देख लीजिएगा। अब जो है न्यूमेरिकल्स हैं, संभालिएगा अपने आप को। अच्छा, मैंने आपके लिए एक फेवर कर दिए, बहुत कीमती फेवर है वो, फ़ायदा उठा लीजिएगा। और फेवर ये है कि मैंने आपके लिए ये लिख दिया है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल बुक के हैं, वर्ड टू वर्ड एग्जाम्पल के या एक्सरसाइज के। अच्छा, थ्योरी भी साथ साथ है, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट थ्योरी है, ये मैंने इम्पॉर्टेंट भी निकाला था आपके लिए, तो ये सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है। अब इसी में उसने लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक न्यूमेरिकल दिया है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की भी एक वीडियो है, जाके देखिएगा। चैप्टर 1 में लिमिटिंग रिएक्टेंट के टाइटल के साथ इसमें आपको मिल जाएगी। उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स को पिक करते हैं और किस तरह उसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम्स, क्वेश्चन भी आप देख लें, आदम जी का पेपर जो है मैं PDF में डाल दूंगा या लिंक में, आप देख लीजिएगा वहाँ से, ये नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये जो है ना, इसमें वो कह रहे हैं कि 100 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट किए तो सोडियम फॉस्फेट और वाटर बना। बताएं कि कितना सोडियम फॉस्फेट बना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन भी है, सॉल्यूशन भी है, फिर भी समझा देता हूँ, मुख्तसर समझाऊंगा तेज तेज। 100 ग्राम दोनों रिएक्टेंट के दिया। जब दोनों रिएक्टेंट का, ये जितने भी रिएक्टेंट सबके मासेस दिए हुए हो ना, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। अगर किसी एक का गिवन होगा तो वो स्टेशियोमेट्रिक होगा। सही है। तरीका ये होता है कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले हम मोल्स निकालते हैं दोनों चीज़ों के जिनके मासेस हों, तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे आप। NaOH में ये आपको लिस्ट दी हुई होगी इम्तिहान में, नहीं तो टीचर से मांगेगा कि सोडियम के जो है 23 है, फॉस्फोरस का 31 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। इसको आप प्लस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, डिवाइड किया तो ये मोल आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले रिएक्टेंट के। अब इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके निकालें, यानी ये NaOH का था मोल और ये फॉस्फोरिक एसिड का है मोल। अब फॉस्फोरिक एसिड में H3 के 3 हो गए, 3, फॉस्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 16 4 60 हुआ। इसको डिवाइड किया तो ये स्टेप 1 यहाँ तक हो गया। स्टेप 2 ये होता है कि हम कंपेयर करते हैं, यानी कि इसके मोल कंपेयर करें 3 से, यहाँ पे देख कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और इसके यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो, यानी पहले एक रिएक्टेंट को उस प्रोडक्ट के साथ जिसका रिक्वायर्ड है, फिर दूसरे रिएक्टेंट को उस प्रोडक्ट के साथ जिसका रिक्वायर्ड है। और यूनिट मोल थ्योरी है कि 3 मोल गिव 1, तो 1 गिव 1/3, वो समझेगा गिव का मतलब इज इक्वल टू है, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे जो आएगा ना 2.5 फर्स्ट स्टेप में, हर स्टेप लिंक होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है सेकंड स्टेप में जाएगा। फिर इसी तरह इसका जो आया 1.204, ये देखिए दूसरे स्टेप में गया है, समझ रहे हैं आप ये। यानी पहले आप इसके मोल कंपेयर करें और फर्स्ट स्टेप से, क्योंकि जितने ज़्यादा वो मासेस या कम मासेस देगा उससे मोल कम ज़्यादा होंगे, तो इससे आपके स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट में पहले तय करना पड़ता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दोनों में से कौन है, विच स्टॉप्स द रिएक्शन।
जो कम मोल देगा। देखिए इसके 0.8 है और इसका 1 पॉइंट है, कम कौन सा हुआ? ये लेसर हुआ और ये ग्रेटर हुआ। तो इससे आपने पहले आइडेंटिफाई किया कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? NaOH, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो अब तीसरा स्टेप फाइनल आ जाता है कि जैसे ही आप ये तय कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, उससे वो आप मास निकाल लेते हैं। अब मास इसका उल्टा है, जैसे मोल है मास अपॉन मोलर मास, तो मास हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। अब मोल इंटू मोलर मास, अब मोलर मास उस चीज़ का रखना है जिसका जो है आपका सवाल है। जैसे यहाँ पे उस चीज़ का मोल जिसके मोलर मास रखा हमने, गलती ना हो, NaOH है तो NaOH का मोलर मास, H3PO4 है तो H3PO4 का मोलर मास। अब सोडियम फॉस्फेट प्रोडक्ट है तो उसका मोलर मास। अब देखिए Na3 का 3 टाइम्स, फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 4 टाइम्स, इसको पूरे को प्लस करके मल्टीप्लाई करें तो इतना सोडियम फॉस्फेट फॉर्म हो जाएगा। अब आदम जी वालों ने ये सवाल चेंज किया है। और एक चीज़ अंदर की बता दूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल ज़रूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड बुक के हैं, तो आप इसको मेथड समझिएगा। इन तक मैंने मुख्तसर तो बयान कर दिया, लेकिन इसकी तफसील आपको मिल जाएगी लिमिटिंग रिएक्टेंट के चैप्टर 1 के मेरे लेक्चर में। चैप्टर 1 के लेक्चर में जाके देखें, न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन में टाइटल मिल जाएगा आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है ना। उसके बाद साइंटिफिक रीज़न दिए उन्होंने 5 अलग अलग चैप्टरों की। साइंटिफिक रीज़न अगर आपको अटेम्प्ट करनी है तो देख लीजिएगा, 8 चैप्टर की दी है इन सब की। उसके बाद 4 चैप्टर का उन्होंने थ्योरी दी है डाल्टन लॉ की, मैंने इंपॉर्टेंट मोस्ट निकाला है, आप लोग इसकी तैयारी करें। उसके बाद मोलर मास, ये न्यूमेरिकल उन्होंने बुक से हट के दिया है। वो कह रहे हैं कि फाइंड द मोलर मास ऑफ अ गिवन गैस हुज डिफ्यूजन रेट इज 2.83 टाइम्स दैट ऑफ मीथेन। कह रहे उस गैस का मोलर मास बताएं जिसका मीथेन के मुकाबले में मोलर मास रेट ऑफ डिफ्यूजन 2.83 टाइम्स है। आसान न्यूमेरिकल, ये जल्दी कर लेते हैं, पहले थोड़ा हार्ड था। अब आपको बस ये ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद हो, इसके लिए भी आप जाके चैप्टर नंबर 4 मेरा देख सकते हैं तफसील से। इसका टॉपिक मिलेगा आपको ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के नाम से। ये मैं नहीं जान छोड़ना रहा हूँ, ये मैं आपको टाइम बचा रहा हूँ क्योंकि इसकी मैं एक्सप्लेनेशन लेक्चर ड्यूरिंग द सेशन साल के दौरान दे चुका हूँ। तो जब एक चीज़ हो चुकी है तो दोबारा एक्सप्लेनेशन तो टाइम किल हो जाएगा ना बेटा। तो मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके मुकाबले में, अच्छा इसमें गलती है, करेक्शन कर लीजिएगा, जो गैस अननोन होगी वो नीचे आएगी, ठीक है जी, करेक्शन। आसान सा एक तरीका बता दूँ, उसने कहा 2.83 टाइम्स, 2.83 टाइम्स, नजर आ रहा है? इसका मतलब है कि वो गैस हल्की है, क्योंकि लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर, लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर थ्योरी भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वो गैस 2.83 टाइम्स डिफ्यूज कर रही है तो मतलब वो लाइटर गैस है। तो लाइटर गैस को आप हमेशा इधर ऊपर रखेंगे लाइटर को, और मोलर मास में लाइटर को हमेशा नीचे रखेंगे, ये ख्याल रखिएगा। अब ये सवाल सीधा है, अब कितना टाइम्स है क्वेश्चन में दिया हुआ 2.81, 1 इसलिए लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। CH4 का मोलर मास, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 1 4 16 हो गया, 12 + 4 से। अब कैलकुलेटर चलाएं, जो हमें चाहिए वो रूट में, तो स्क्वायरिंग करेंगे रूट से बाहर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 2.83 के स्क्वायर के बाद तो वो डिवाइड में आ जाएगा, पूरा पूरा 8 2 हो गया, इज द मोलर मास। अच्छा एक अंदर की बात बता दूं, ये हाइड्रोजन गैस है। अच्छा एक सवाल ऐसा और भी आ सकता है, एक और कॉलेज वाले ने दिया, इंशाल्लाह आगे कराऊंगा। वो कह रहा है इसमें तो नहीं बोला आदम जी वालों ने, लेकिन उसने बोला था आइडेंटिफाई द गैस। तो आप इस मोलर मास से देखेंगे कि हाइड्रोजन का होता है 1 2 2, तो ये तो भाई हाइड्रोजन गैस हो गई। तो ये भी अंदर की बातें सर ने बता दी, ओके। तो इसको संभालते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और JJC का फ़ायदा उठा के A1 लाते रहिए। उसके बाद जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल है, ये भी बुक से हट के दिया उन्होंने। वैसे ये बता दूं कि ये हट के तो दिया है, लेकिन किस किस चैप्टर के हैं, जैसे ये चैप्टर 4 का था और ये चैप्टर 11 का है। सर्किल कहाँ था गया, आउट ऑफ बुक, लेकिन आउट ऑफ बुक डज नॉट मीन्स आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस ही की है। इसमें वो इक्वेशन दे रहा है और कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड नाइट्रिक ऑक्साइड की बताएं। इसके लिए अब आप जाके देख सकते हैं चैप्टर 11 का मेरा वो वाला लेक्चर वीडियो जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन किए, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जाके देखिएगा
आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें उसकी पूरी तफसील है, उसमें 2 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं। अब इसकी ट्रिक ये होती है कि जो लिखा है ना 4, 4, 6, इससे पकड़ते हैं कि हमें जो लाना है क्वेश्चन मार्क है उसमें कहाँ कहाँ क्या मोल है, कोफिशिएंट है। तो देखें इसी की बुनियाद पे यहाँ देखें 4 अमोनिया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, यहाँ से यहाँ तक, तो 11 4 × 44 हो जाएगा। इक्वेशन 2 को गौर से देखें, इसमें NO आ रहा है, NO के साथ भी 4 है तो इसको भी पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ लेकिन यहाँ पे 4 आएगा पहले, तो 4/2 से 4/2 से कैंसिल होके 2। डर लग रहा है तो लिख के आप कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ 4 × 4 और वैल्यू मल्टीप्लाई 22 4 × 88। इस वाले को देखें वाटर के साथ 6 है तो इस इक्वेशन में वाटर है, इसको 6 से कर दें तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6/2 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको गेम खेलनी है कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि हमें ये इक्वेशन लानी है इन तीनों की मदद से। अब इन तीनों इक्वेशन से जो नई 3 इक्वेशन फॉर्म हुई हैं उसमें आप गौर करें। अब गौर ये करना है कि हमें नाइट्रोजन नहीं चाहिए इसमें, तो अब देखें इसमें नाइट्रोजन 2 है, इसमें नाइट्रोजन 2 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब जो बचा साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, ये माइनस आ गया, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, 88 - 44 प्लस का 44 हो गया। प्लस माइनस की गेम ना, बड़े में से छोटा माइनस प्लस, इसमें नीचे माइनस है, माइनस आ गया, ठीक है। अब जो इक्वेशन नहीं आई उसमें हमारे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन, जो ऊपर एक अनटच बची हुई है उसमें 3 है, हमें चाहिए कितनी 5 चाहिए, एक में ये आ गई 2, इसको फोकस करेंगे, और एक जो बची हुई है अनयूज उसमें 3, जो यूज़ होती जाएगी ना वो एलिमिनेट होती जाएगी। अब 3 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो साइन चेंज होकर वो हो जाएगा 3 + 2 5। अब साइड चेंज आ गई, हमें अमोनिया चाहिए रिएक्टेंट पर, नो टेंशन, यहाँ पे अमोनिया माइनस होकर आ गई इधर, तो ये इधर माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये जो साइन दोनों माइनस, तो दोनों माइनस से होती है एडिशन, तो माइनस कॉमन हो गया साइन और एडिशन आ गई 392। मज़ेदार सवाल है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, कीजिएगा। लग रहा हो सर बहुत तेज़ बता रहे हैं, तो मैं समझा चुका हूँ कि ये चैप्टर 11 में तफसील है कि व्हाट टू डू, हाउ टू मल्टीप्लाई। अब जैसे इसमें एडिशन ही सब्ट्रैक्शन ही से ये पूरा सवाल निकल गया। ओके, फॉलो कीजिएगा इसको। ये प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। अच्छा, अब आगे जल्दी जल्दी देखें, कोई बुक के दिए उन्होंने सारे। वेबर प्रेशर चैप्टर नंबर 10 राउल्ट्स लॉ का सवाल दे दिया उन्होंने, पेज नंबर 208 पे मौजूद है, एग्जाम्पल 10.7 जाके चेकआउट करें। लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला है, चैप्टर 7 की थ्योरी दे दी उन्होंने। अच्छा, इसमें उन्होंने ये जो दिया ना AB, इसी के लिहाज से कीजिएगा, वरना जो बुक का सवाल है उसमें MN लिखा हुआ है, तो जब ये वो चेंज करेगा तो इसको ज़रा ख्याल रखिएगा। आप अपनी मर्ज़ी का AB वाला प्रूफ नहीं कर सकते, अपना यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो वही लेके करना पड़ेगा, सही। इसके बाद जो है उसने चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने निकाली भी, ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन की इन्होंने दे दी। उसके बाद सिल्वर सल्फेट चैप्टर 7 का ये प्रेसिपिटेशन वाला सवाल है KSP का, ये भी वर्ड टू वर्ड मौजूद है, एग्जाम्पल 7.8 पेज नंबर 157 पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोरोजन, ये चैप्टर 12 का लर्निंग क्वेश्चन है, अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना चैप्टर 12 में सेक्शन C के प्रैक्टिस कीजिएगा। लिक्विड क्रिस्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने निकाला हुआ है, आ गया। डिफाइन, बोर्ड में डिफाइन पार्ट 1 की जगह पर आएगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफाइन उन्होंने दिए, इम्तिहान में 4 आएंगे। तो वैसे इसमें अगर आप लिस्ट देखेंगे तो मैंने एक वीडियो में इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री को जो है अपलोड किया हुआ है, उसमें मैच करेंगे तो इसमें 6 हमारी लग गई है माशाल्लाह इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अच्छा, अब ये वाला एक सवाल जो है फिर उन्होंने बुक से हट के दिया है, चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम था बोले रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इस तरह पहचान आती है कि ये चार्ट और टेबल दिया होता है रीडिंग्स का, उसकी मदद से सवाल करना होता है। ये भी बड़ा मज़ेदार है। चैप्टर नंबर 9 की मेरी वीडियो देखिएगा आप, उसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको केमिकल काइनेटिक्स की, जिसमें मैंने एक ही लेक्चर में दिया हुआ है पूरा, और उसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइटल में मिल जाएगा ये, लेकिन ये बुक का नहीं है। अच्छा, इसकी 2 सवालों के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक हीट ऑफ फॉर्मेशन।
इसमें काइंडली वर्ड टू वर्ड बुक के रटिएगा नहीं, ये चेंजेस होती रहती हैं हर कॉलेज के प्रीलियम में। बोर्ड पेपर 15 ईयर देख लें, पुराने सिलेबस में भी ये हमारे टॉपिक थे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है और अंडरस्टैंडिंग चीज़ है, तो इसको उससे कीजिएगा। अच्छा, इसमें वो 2 चीज़ें पूछ रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा हल्का सा डल लग रहा होगा, -6 पावर्स हैं सारी। आदम जी वालों की प्रिंटिंग थोड़ी डल है, फिर भी करीब करके दिखा दूँ। एंड में मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो है आपको PDF डाल दूँ। सही है जनाब। इसमें तरीका ये होता है कि जो 3 रीडिंग दी हुई है उससे आप 3 इक्वेशन बनाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। M और N अननोन रहेगा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट या पावर। अब ये जो M और N है इसकी तलाश करते हैं। पहली रीडिंग ली यहाँ से 1.5 वाली, दूसरी ली 6 वाली, तीसरी ली 4.5। ये रेट होता है आखिरी कॉलम, और ये 2 रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट 1 और ये रिएक्टेंट 2। अब यहाँ पे जो है ना रेट को आप dx/dt भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट रेट भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। फिर करना ये होता है कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना, ये सबसे इनिशियल रीडिंग होती है, इसी से सारा रिएक्शन डिसाइड होता है। तो आप बारी बारी करना ही होता है। 2 को भी 1 से और 3 को भी 1 से डिवाइड कर देते हैं हमेशा। सही है। अब बारी बारी डिवाइड करेंगे तो होगा ये कि एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। अब जो बच जाएगा ना उससे M आ जाएगा या N आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखें M आ गया। फिर इसे जब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें अब एक कट जाएगा, एक बच जाएगा और K भी कैंसिल होता जाएगा। अब इसमें देखिए ये M वाला कैंसिल हो गया, उसमें N वाला हो गया। N कैंसिल हुआ तो M आ गया, M कैंसिल हुआ तो N आ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि M और N जब आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन। अब सम N और M को प्लस करा तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गया, जो कि पहला सवाल था कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा था रेट कांस्टेंट भी बताएं। अच्छा, इसमें बता दूं बुक वालों ने रेट कांस्टेंट का नहीं पूछा है, ये बोर्ड में पूछ सकते हैं। रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका होता है रीडिंग 1 से, हमेशा याद रखिएगा। रीडिंग 1 से आप रेट कांस्टेंट निकालेंगे, कभी भी रीडिंग 2, 3 से नहीं, क्योंकि इनिशियल रीडिंग डिसाइड्स, यानी इनिशियल रीडिंग से हमेशा रेट कांस्टेंट वाला पार्ट कीजिएगा न्यूमेरिकल का, जिसमें रेट कांस्टेंट होगा। अब देखिए फर्स्ट रीडिंग जो थी ये 1.5, 0.15, 0.25। अब MN आ चुके हैं, M को पुट करते हैं 2, N को 1, फिर कैलकुलेटर चलाएं, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करें, K आ जाएगा। K के यूनिट जो है ना बदलते रहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का अलग होगा, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। इसको भी जाके देखिएगा लेक्चर में, आपको मिल जाएगा कि हर ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिट अलग होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, क्योंकि सेकंड ऑर्डर हो गया ना, 2 + 1 3। थर्ड ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 6। करेक्शन कर ले भाई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हाईएस्ट है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिखे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जितना ऑर्डर चेंज होता जाएगा उतना उसका यूनिट चेंज होते जाएंगे, ठीक है। और वैसे ये सॉल्व होकर आता है, इसको जाके देखिएगा, मैं बता दूँ तरीका आसान वैसा है। मोलर कंसंट्रेशन के मोल पर डीएम क्यूब होते हैं, तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ये वाला एक ये इससे कट जाएगा, 2 बचेंगे, तो मोल पर डीएम क्यूब पे देखिए स्क्वायर आ गया, स्क्वायर और 6 रेसिप्रोकल, क्योंकि डिवाइड में गया तो यूनिट उल्टे हो गए। सेकंड इसलिए कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स में होता है ये मोल पर डीएम क्यूब सेकंड, और इसके यूनिट में होता है मोल पर डीएम क्यूब। आप जो समझदार है वो खुद भी कर सकते हैं, वरना लेक्चर चैप्टर 9 का जाके देख लेंगे तो आपको इसका पूरा मंजरनामा मिल जाएगा। अब अगले पेज पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तस्वीर खींचने का है, क्योंकि इस पेज पे कोई भी न्यूमेरिकल उन्होंने नया नहीं दिया है। सही है भाई। इसमें क्या क्या है, पीएच पीओएच इंपॉर्टेंट है, मैंने भी दिया था, लेकिन ये वाला हिस्सा इनका नया है, प्रैक्टिस करना चाहे ना चाहे, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाला है। उसके बाद जो है पेज नंबर 180 पर मौजूद है ये वाला सवाल, सही है, पीएच का, ये चैप्टर नंबर 8 का है, वर्ड टू वर्ड बुक का है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, ये मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है, ठीक है जनाब, डिफरेंस के तौर पे ये चैप्टर नंबर 9 का है। उसके बाद क्वांटम नंबर हीलियम का, ये चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है मैंने। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, ये बुक की मत रखिएगा, बुक में 2 हैं, इसका भी एक लेक्चर पूरा अवेलेबल है चैप्टर नंबर 2 के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आप वहाँ से
इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद ये मैंने इसमें रेफरेंस लिख दिया कि इस जैसा है, तो जो तकरीबन करीब का होगा वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक की एक एग्जाम्पल है 4.8 उस जैसा है, पेज नंबर 93 पर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि हाँ हो गया सर ये वाला। सिर्फ उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बदल दिया और प्रेशर, वरना बाकी प्रोसीजर डाल्टन लॉ का लगेगा इसमें, और वो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी मैंने रेफरेंस दे दिया कि उस जैसा सवाल है, तकरीबन सिर्फ वैल्यू बदली हुई है। सेक्शन सी पूरा माशाल्लाह मेरा इसमें लग रहा है, दुआ कीजिए बोर्ड में भी इंशाल्लाह लग जाएगा। VSEPR चैप्टर नंबर 3 का, उसके बाद ली शैटलियर प्रिंसिपल चैप्टर 7 का। डिफरेंसेस इन्होंने इतने सारे दिए, इम्तिहान में सिर्फ 3 डिफरेंस आएंगे, लेकिन सेक्शन बी में आएगा। इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन उम्मीद रखिएगा कि बोर्ड में डिफरेंस का क्वेश्चन सेक्शन बी में आएगा। बोहर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वांडर वाल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। उसके बाद उसी का न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने, लेकिन ये एग्जाम्पल दी हुई है बुक की पेज 89 की, वो कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अच्छा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, ये मत समझिएगा कि इसमें से न्यूमेरिकल वर्ड टू वर्ड आएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, उसका प्रेशर वाली केस, कांस्टेंट प्रेशर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चैप्टर 12 का एक्सपेक्टेड है, लेकिन इन्होंने कॉपर का दिया है, ध्यान रखिएगा कॉपर का कर लें, जिंक का भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखें, इसकी आखिरी वीडियो मेरी जारी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये पूरा बुक का इन्होंने तीनों दिया, लेकिन इम्तिहान में 2 आएंगे, 3 नहीं आएंगे, सही है। उसके बाद हैसेस लॉ, और उसके साथ उन्होंने हीट ऑफ कंबशन का वर्ड टू वर्ड एग्जाम्पल दिए। अच्छा काफ़ी सारी आदमजी वालों ने एग्जाम्पल दिए प्रैक्टिस करवाने के लिए, क्योंकि बच्चे एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं करते। तो फ़ायदा उठाइएगा इसका मेरे लेक्चर का, कि सर ने आज जो है, सर जवाद ने आदम जी का पेपर तरीके से करा दिया।